जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंच पर। पिछली वीडियो में हमने पहली बूंद कविता की व्याख्या की थी और इस बार हम पहली बूंद कविता के अभ्यास प्रश्न और गतिविधियों को देखेंगे और उन्हें सोल्व करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम कवि के बारे में जानेंगे। इस कविता को लिखा था गोपाल कृष्ण कौल ने और उस धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल का जन्म 1923 में हुआ था और उनका देहांत 2007 में। इन्होंने अधिकतर बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखे में वे कहते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, देश के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। इस बारे में वो हमें इस कविता के माध्यम से करने के लिए कहते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं पाठ से, मेरी समझ से। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। अब इसमें पहला बताया गया है, कविता में नवजीवन के लिए अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। नवजीवन में अंगड़ाई, देखो बेटा कविता, पहले कविता देखो। इसमें बताया गया है कि अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। तो इसमें अंकुर, तो क्या दिखाई दे रहा है, अंकुर। कविता में अंकुर है, तो हम कविता के सामने से ऑप्शन के सामने क्या लगाएंगे, स्टार बनाएंगे। तो इसमें अंकुर के सामने हम स्टार बना देंगे। बच्चों दूसरा प्रश्न देखेंगे। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली किसके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, इसमें चार ऑप्शन दे रखे, बारिश की बूंदे, वृद्ध धरती, नगाड़ा और बादल। तो नीले नयनों सा अंबर, काली पुतली से ये जलधर, काली पुतली मतलब बादल, इसमें बादल है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, बादल। तो इसका उत्तर होगा बादल। आगे देखो अगला खा। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। क्यों? क्योंकि नवजीवन की अंगड़ाई अंकुर ही लेता है, नए पौधे का जन्म होता है। तो इसमें इसलिए हमने ये चुना पहले में। दूसरे में जो काली पुतली से बादल होते हैं, जो हमारी जो आंखों की पुतली होती है वो काली होती है, तो जलधर मतलब जल को धारण करने वाले, मतलब ऐसे लगते हैं जैसे काली पुतली के समान बादल। तो यहाँ पर इसलिए हमने बादल को ही चुना है। ठीक है बेटा, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखो, मिलकर करें मिलान। यहाँ पर मिलान करना है, तो इसमें क्या करना है, मिलान। देखो बच्चों किस तरह से होगा ये। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित हैं, दाहिने और रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं, इनका मिलान कीजिए। यहाँ पर एक कविता है, ये कविता की पंक्तियां इस साइड में और इधर भावार्थ है। ठीक है बच्चों। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, इसका मिलान क्या होगा। अब देखना, उड़ता जिसमें अंडरलाइन कर रखी है, हमें वो देखना है। उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, आसमान में उड़ता सागर। उड़ता सागर मतलब किसके लिए, बादल के लिए प्रयोग किया है। तो इसका मिलान होगा बादल, क्योंकि सागर कभी उड़ता नहीं है, लेकिन कविता में इसको इस तरह से दिखाया गया है, बताया गया है। तो जो इसका उत्तर होगा बादल होगा। अगला देखो, बजे नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। तो इसमें इसका उत्तर होगा मेघ गर्जन, बजाना, नगाड़े बजाना, जो मतलब आवाज़ करते हैं, नगाड़े बजते हैं, तो ये भी जैसे मेघ गर्जन करते हैं उसी तरह से दिया गया है। ठीक है। नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर। नीले नयनों सा अंबर, अंबर मतलब आकाश के लिए। ठीक है, तो नीले नयनों सा, अब आकाश हमें नीला दिखाई देता है, तो ये इसका उत्तर होगा आकाश। वसुंधरा की रोमावली सी, हरिदूब फूल की मुस्काई। तो इसका उत्तर होगा बच्चों रोमावली सी। देखो तो किस हरिदूब के लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा
हरिडू। इस तरह से हम मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। पंक्तियों पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हैं। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखो, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए। कक्षा के समूह में साझा करने हैं और अपनी लेखन पुस्तिका में भी उन विचारों को लिखना है। तो पहले यहाँ पर देखेंगे हम, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि आसमान में उड़ता सागर मतलब बादल से गया है। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, कि ऐसे उड़ रहे हैं जैसे बिजलियों के स्वर्णिम पर लगे हो, सुनहरे, वो ऐसे जब गरजते हैं तो सुनहरा सुनहरा दिखाई देता है। ठीक है, बजा नगाड़े जगा रही है, और नगाड़े बजा रही हैं जैसे कि बादल धरती की तरुणाई, और जो बादल है धरती की तरुणाई मतलब युवावस्था को जगा रहे हैं। आगे देखो बच्चों, अगली कविता में किस तरह से कहा गया है। नीले नैनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। तो इसमें कविता में कहा गया है, आसमान जो है वो नीले नैनों सा नजर आ रहा है। नैन मतलब आंखों के समान, और अंबर मतलब आसमान। जो उसमें काली पुतली होती है, वो जो ये बादल है वो काली पुतली के समान दिखाई दे रहे हैं। जलधर मतलब बादल। करुणा विगलित अश्रु बहाकर, करुणा मतलब दया से, विगलित मतलब टपक कर आंसू बहा रही है, बाहर में तो जैसे बारिश हो रही है बादलों से, तो वो धरती की चीज जो बहुत समय से प्यासी थी उसकी प्यास को बुझा रही है। इस तरह से इसकी आप व्याख्या करेंगे, अर्थ निकालेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने इनकी व्याख्या की है, तो आप उसे भी देख सकते हो। आगे देखो बच्चों, अगला प्रश्न, सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है। जब बारिश की पहली बूंद धरती पर आती है तो ऐसे लगता है जैसे उसने धरती की प्यास बुझा दी हो, और चारों तरफ जब बारिश होती है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, तो चारों तरफ देखने से हर्ष सा प्रकट, खुशी सी महसूस होती है। इस तरह से आप इसके उत्तर को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब दूसरा देखें। कविता में आकाश और बादलों को किन के समान बताया गया है। कविता में आकाश को नैनों की तरह मतलब आंखों की तरह बताया गया है, और बादल को मतलब पुतली की तरह, जो आंखों में पुतली होती है काली, उसके समान बताया गया है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे। कविता की रचना, आसमान में उड़ता सागर, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की पंक्तियों का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है, लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है, समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि उसे आनंद में भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्य को पहचानो, उन पर चर्चा करो। देखो बच्चों, अब इसे हम कविता को देखेंगे। कविता के बारे में जहाँ जहाँ पर इस हमें इस तरह के शब्द या पंक्तियाँ मिलेगी तो हम इन्हें अंडरलाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो आप, कविता है हाँ, यहाँ पर देखो पहली पंक्ति ये होगी, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। इस तरह से ही यहाँ पर एक पंक्ति ये है। अगली देखो, ये भी बच्चों ये ना दूसरी, गिरी बूंद अमृत सी आकर वसुंधरा की रोमावली सी। इस तरह से हरिदो पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। तो ये दो पंक्तियाँ होंगी। अगला देखो बेटा, तीसरी पंक्ति ये होगी, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। इस तरह से तीसरी पंक्तियाँ होगी। अब अगली पंक्ति देखेंगे बेटा,
अगली पंक्ति 4 नंबर की पंक्ति ये होगी, नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर। इस तरह से हम निकालेंगे, इनका अर्थ आपको बता दिया गया है। तो इस तरह से हमारे ये चारों उत्तर निकल आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द एक अर्थ अनेक। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इन पंक्तियों में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरण है। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फूटना आदि। तो फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहाँ इनके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों। जैसे अंग्रेजों की नीति से फूट डालो और राज्य करो। जो अंग्रेजों की नीति थी वो फूट डालो राज्य करो की नीति थी। इस तरह के हमें शब्दों का निर्माण करना है फूट शब्द से। ठीक है बच्चों, पहला देखेंगे कि पहला वाक्य होगा, अमित ने मोहन और सोहन की दोस्ती के बीच में फूट डाल दी। पहला हम ऐसे लिखेंगे कि अमित ने मोहन और सोहन की दोस्ती में फूट डाल। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा पहला बन जाएगा पहला वाक्य। अब दूसरा वाक्य देखो, हमें वाक्य निर्माण करने फूट शब्द से कि नेताओं ने अपने भाषण में दो समुदायों के बीच फूट डालने का प्रयास किया। दूसरा वाक्य होगा, नेताओं ने अपने भाषण से दो समुदायों के बीच फूट डालने का प्रयास किया। ठीक है बच्चों, अगला भी आप बना लेना, इस तरह से बना लेना आप। जैसे पड़ोसी ने अफवाहें फैलाकर दो परिवारों के बीच में फूट डाल दी। तो इस तरह से आप शब्दों का निर्माण कर लेंगे फूट डालो से शब्द से। अगला प्रश्न देखें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। आप देखो जलधर आ रखा है यहाँ पर। जलधर शब्द दो शब्दों से बना है, जल और धर। इस प्रकार जल का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं। बादल और समुद्र दोनों ही जल को धारण कर लेते हैं, इसलिए दोनों जलधर हैं। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से धर से मिलकर बने कुछ शब्दों और उनके अर्थ ढूंढकर लिखिए। अब जैसे बच्चों हम देखेंगे कि जलधर से एक तो जलधर हो गया बादल, एक तो हो गया बादल और दूसरा समुद्र। ठीक है, एक जलधर हो गया, ये ऐसा शब्द बनाएंगे हलधर। हलधर मतलब हल को धारण करने वाला किसान। और यहाँ पर हलधर श्री कृष्ण के भाई बलराम को भी कहते हैं। यहाँ पर बलराम, उनका शस्त्र था बेटा ये बलराम का, वो हल को धारण कर लेते थे। ठीक है, इस तरह से उनका नाम हलधर भी था। और इस तरह से हम मुरलीधर, मुरलीधर मुरलीधर भी हो जाएगा। तो मुरलीधर मतलब कौन?
श्री कृष्ण जो मुरली को धारण करते हैं, मुरली को बजाते हैं, तो श्री कृष्ण भी आ जाएगा यहाँ पर, श्री कृष्ण। ठीक है, और इसमें एक और आ जाएगा गिरिधर, गिरिधर। ठीक है, गिरिधर भी हो जाएगा, गिरिधर हो जाएगा जिससे गिरी को, गिरी मतलब पर्वत, पर्वत को धारण करने वाला, यानी या जैसे पर्वत को उठा लेता है वैसे इससे श्री कृष्ण भी होगा। गिरिधर को श्री कृष्ण है, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, यहाँ पर इसका भी श्री कृष्ण होगा। ठीक है, यहाँ पर श्री कृष्ण हो जाएगा। अगला देखें, इसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर नहीं लिखा जा रहा था, श्री कृष्ण। ठीक है, इस तरह से हम और भी बना सकते हैं, गदाधर भी बना सकते हैं, गदाधर, गदा को धारण करने वाला। ठीक है, आप और देख लेना जैसे भी बने। ठीक है बेटा, इतने बहुत हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए शब्द जाल में प्रश्न के उत्तर भेजें। अब यहाँ पर हम उत्तर खोजे, सॉरी हम उत्तर खोजेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दिए गए हैं, एक प्रकार का वाद्य यंत्र जो बजता है, वाद्य यंत्र मतलब क्या होगा इसका देखेंगे बेटे। वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र का होगा नगाड़ा, इसमें जो कविता में प्रयोग किया गया है ये नगाड़ा है। यहाँ नगाड़ा आ जाएगा। दूसरा देखो, यहाँ पर हम नगाड़ा लिख देंगे। नगाड़ा, आंखों के लिए एक अन्य शब्द, यहाँ पर आंखों के लिए अन्य शब्द है नैन, यहाँ से बन जाएगा नैन। ठीक है बच्चों, नैन बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, नैन बन जाएगा, यहाँ पर हम नैन लिख देंगे, आंखों के लिए प्रयोग होता है। अब अगला देखो, जल को धारण करने वाला, जलधर। देखो बच्चों यहाँ पर जलधर कहाँ है, नीचे की साइड, ये रहा देखो बेटा, यहाँ पर ये जलधर है। ठीक है बेटा, ठीक है, ये हो गया जलधर। ठीक है बच्चों, जल धर। ठीक है, अगला देखो, एक प्रकार की घास, कौन सी घास कविता में प्रयोग की गई है, दूब। इसमें हम देखें दूब, दूब कहाँ दिखाई दे रही है बच्चों आपको, ये दूब है, दूब। यहाँ पर हम लिखेंगे दूब। अगला देखिए, आंसू का समानार्थी, आंसू का समानार्थी क्या होता है, आंसू। यहाँ पर देखो ये रहा। ठीक है बच्चों, ये रहा, यहाँ पर हम आंसू लिख देंगे, आंसू। आंसू, आसमान का समानार्थी, आसमान का समानार्थी क्या होता है, जल्दी ढूंढो आप। अंबर, कविता में अंबर शब्द आया है तो ये रहा अंबर। ठीक है, ये रहा, यहाँ पर अंबर लिख देंगे हम। अंबर। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम शब्दों का निर्माण करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं।
पाठ से आगे आपकी बात। बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए। तो यहाँ पर ये प्रश्न है। तो सबके बेटा अलग अलग अनुभव होते हैं कि बारिश आने से रास्तों पर पानी भर जाता है, लोगों को निकलने में परेशानी होती है, मच्छर मक्खियों का ज़्यादा प्रभाव हो जाता है, ठीक है, इनसे बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। किसी का अनुभव होता है, कोई बच्चे भीगते हैं, नहाते हैं, गर्मी दूर होती है, गर्मी से राहत मिल जाती है। बच्चे कागज की नाव बनाकर पानी में तैराते हैं, वो खेलते हैं, ठीक है। बारिश में कुछ लोगों को घूमना अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम अलग अलग अनुभव लिखेंगे। जैसा आपको अनुभव लगता है वो आप बारिश में आपको कैसा लगता है वो आपको यहाँ पर अपने विचार, अपने उत्तर लिखने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों। अब सबकी अपनी अपनी ऋतुएं अपने अनुसार अच्छी लगती है। किसी को सर्दी अच्छी लगती है, किसी को गर्मी अच्छी लगती है, किसी को बरसात अच्छी लगती है। जैसे बारिश और वर्षा ऋतु, कैसे वर्षा ऋतु में बच्चे घूमते हैं, भीगते हैं, पानी में कागज़ की नाव बनाकर चलाते हैं। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्योंकि सर्दी में कहता है कि सर्दी में बच्चे ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, सर्दी में घूमने निकल जाते हैं अपने माता पिता के साथ, ठीक है। तो आपको जैसा भी लगता है गर्मी सर्दी, आप उस तरह से आप लिख सकते हैं इसका उत्तर, ठीक है। अगला देखें, समाचार माध्यमों से अगला प्रश्न है, प्रत्येक मौसम समाचार के विभिन्न माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट या सोशल मीडिया के प्रमुख समाचारों में रहता है। संवाददाता कभी बाढ़ तो कभी सूखे या भीषण ठंड के समाचार देते दिखाई पड़ते हैं। आप भी बन सकते हैं संवाददाता या लिख सकते हैं समाचार, ठीक है। तो उसमें अत्यधिक गर्मी सर्दी या बारिश में आपने जो स्थिति देखी है उसका आंखों देखा हाल अपनी कक्षा में प्रस्तुत करना है। जैसे अभी बरसात हो रही है, बरसात का मौसम चल रहा है, तो आपको लिखना है कि बारिश से रास्तों में पानी भर जाता है, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते, ठीक है, आने जाने में लोगों को परेशानी होती है, ठीक है, लेकिन मौसम अच्छा होता है, सुहावना हो जाता है, गर्मी से राहत मिलती है, ठीक है। आप अपना हाल जैसा भी लगे कि चारों तरफ हरियाली छा जाती है, नए नए पौधों का निर्माण होता है, ठीक है, चारों तरफ सुगंधित हवा चलने लगती है। इसी तरह से आपको जो भी लगता है तो उस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ये सृजन करना है। सृजन मतलब इसमें एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को देखकर आपको क्या करना है, नाम देना है। उसमें दिया नाम देना भी सृजन है। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इसके एक नाम दीजिए, मतलब इसका एक नाम देना है आपको जैसा भी लगे। अब देखो, आप चित्र को देखो, तो चित्र को देखकर आपको कैसा लग रहा है उसमें इसका एक नामकरण करना है, नाम देना है। बच्चों, पहले इस पौधे के बारे में जान लेते हैं। यह एक रेगिस्तानी पौधा है जो रेगिस्तान में खिलता है। यह फूलों की प्रजाति है रेगिस्तान में। इसे रेगिस्तानी लिली के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिकतर दक्षिण पश्चिमी उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। तो इसमें हम नाम दे सकते हैं नई उम्मीद, नई उम्मीद, नई आशा, ठीक है, भरोसा, साहस, साहस भी रख सकते हैं, अच्छा नाम है। ठीक है, ठीक है। इस तरह से हम आप नाम वो सृजन भी रख सकते हैं, सृजन भी नाम अच्छा है। तो इस तरह से हम अलग अलग नाम दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखें। इन्हें भी जाने। इस कविता में नगाड़े की ध्वनि का उल्लेख है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। नगाड़ा भारत का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। कुछ वाद्य यंत्रों को उन पर चोट कर बजाया जाता है, मतलब डंडे से बजाया जाता है, हाथ मार के या डंडे से, जैसे ढोलक, नगाड़ा, डब्बू, डफरी आदि। नगाड़ा प्राय लोक उत्सवों के अवसरों पर भी बजाया जाता है। होली जैसे लोक पर्व के अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों में इसका प्रयोग होता है। नगाड़ों को
जोड़े में भी बजाया जाता है, जिसमें एक ही ध्वनि पतली एवं दूसरी की मोटी होती है। ठीक है, इसे नगाड़ा ये खुशी के अवसरों पर बजाया जाता है। ठीक है बच्चों। कोई भी आपके यहाँ उत्सवों में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी एकत्रित करें और अपने समूह में चर्चा करें। जैसे बच्चों हमारे यहाँ पर ढोलक, ठीक है, ढोलक बजाए जाते हैं, डफली बजाए जाते हैं, और जैसे कहीं पर शहनाई बजाई जाती है मांगलिक कार्यक्रमों में। ठीक है बच्चों। और आप देखो बच्चों, आपके इलाके में कौन कौन सी ऐसी वाद्य यंत्र बजाए जाती हैं आपको लिखने हैं कि कहीं पर बांसुरी भी बजाई जाती है, ठीक है, कहीं पर भमकोरा भी बजाया जाता है, ठीक है, कहीं पर नगाड़ा भी बजाया जाता है। तो ये लोक मांगलिक कार्यों में, पर्वों पर, त्योहारों पर, इन स्थानों पर बजाए जाते हैं, शादी में बजाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, आप अपने समूह में चर्चा कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखो बच्चों, आइए इंद्रधनुष बनाएं। यहाँ पर प्रश्न देखते हैं क्या है। बारिश की बूंदें ने केवल जीव जंतुओं को राहत पहुंचाती है बल्कि धरती को हरा भरा भी बनाती है। कभी कभी ये बूंदें आकाश में बहुरंगी छटा बिखेरती हैं, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं, इंद्रधनुष कहा जाता है। आप भी एक सुंदर इंद्रधनुष बनाइए और उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए, इससे कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पर इंद्रधनुष बनाना है, तो आपको इंद्रधनुष बनाने से पहले उसमें कितने रंग होते हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम रंग जानेंगे कि कौन कौन से रंग से मिलकर इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 बेटा यहाँ पर 7 रंगों से इंद्रधनुष बनता है। पहला बैंगनी होता है, फिर आसमानी, ठीक है बच्चों, तीसरा नीला, चौथा पीला, पांचवा नहीं बेटा इसमें गड़बड़ हो गई। तो इसमें पहला तो है बैंगनी, दूसरा आसमानी, तीसरा नीला, चौथा हरा होता है। यहाँ पर हम हरा लिखेंगे, पांचवा पीला, छठा नारंगी और सातवां लाल। ठीक है, इससे मिलकर इंद्रधनुष बनता है। इंग्लिश में बोलते हैं, जिसे हमें याद हो सके, VIBGFIOR, वाइब्गोयर। ठीक है, तो इसमें वी से वॉयलेट, ठीक है बच्चों, वॉयलेट, आई से बनता है इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, GR ग्रीन, और वाई से येलो, ठीक है, ओ से ऑरेंज, और आर से रेड। ठीक है, इस तरह से हम कलर बनाते हैं। आप इसमें कलर कर सकते हैं और उस तरह से हम याद कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें बच्चों। कल यहीं पर हमारी अभ्यास कार्य और गतिविधियाँ खत्म हो जाती हैं। ठीक है, आप इसका एक नाम दे सकते हैं जैसे बनाएंगे, और एक कविता अपने आप से हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद बच्चों।